हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी ऑर्डिनरी पढ़ाई। आई एम अभिषेक राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था गांव के बारे में, पालमपुर कैसा गांव था, क्या क्या बेसिक फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल थी। उसके साथ ही हम लोगों ने देखा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको कोई चीज़ करना है प्रोडक्शन तो आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में और पहला पॉइंट है लैंड इज़ फिक्स्ड। जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। यहाँ क्या था, फार्मिंग मेन एक्टिविटी था, लेकिन कुछ और भी एक्टिविटी यहाँ होती थी। एग्जाम्पल, मान लो उस गांव में टोटल 100 लोग हैं और 100 लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें 75 लोग ऐसे होंगे जो टोटली डिपेंड होगा उनका लाइफ फार्मिंग पे। बस 25 लोग ही ऐसे होंगे जिनका लाइफ डिपेंड करेगा किस पे, कहीं फैक्ट्रीज़ वगैरह पे या कहीं चले गए और शहर में कमाने चले गए तो उनका लाइफ उस पर डिपेंड करता है। बट नॉर्मली यहाँ पे 75% लोग का लाइफ फार्मिंग पे डिपेंड है। अच्छा, 75 पीपल में कौन कौन से लोग हो सकते हैं? देखो, या तो फार्मर्स होंगे या फिर फार्म लेबर्स होंगे, इनके अलावा और कौन हो सकता है? ओके। अच्छा, जो इनका लाइफ स्टाइल है या फिर इनका जो जीने का ज़रिया है ना, वो टोटली डिपेंड करता है इनकी प्रोडक्शन पे। अगर इनकी फसल अच्छी हुई तो बल्ले बल्ले है यार, लेकिन वैसे ही अगर इनकी फसल ख़राब होती है तो इनकी हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स था लैंड के बारे में, विलेज पालमपुर के लैंड्स के बारे में कुछ बेसिक सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि जो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ फिक्स, मतलब जो लैंड पे आप खेती कर रहे थे ना विलेज पालमपुर में, जितना एरिया पे खेती हो पा रहा था वो फिक्स था, वो ना बढ़ रहा था ना घट रहा था। 1960 से विलेज पालमपुर में एरिया नहीं बढ़ा था लैंड का जहाँ पे हम लोग खेती कर पाएँ। अच्छा, अगर मान लो ना कि एरिया लैंड का ना बढ़े तो प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो काम चल पाएगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे लैंड क्या था, फिक्स था, तो प्रोडक्शन तो फिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होने वाला था, तो यहाँ पे गांव वालों ने क्या किया कि यहाँ पे कुछ वेस्ट लैंड पड़े हुए थे, उस वेस्ट लैंड को इन्होंने कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया ताकि थोड़ा सा प्रोडक्शन और बढ़ाया जा सके। तो वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो, लैंड अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स, मतलब जितना एरिया कल्टीवेबल वाला था वो फिक्स था। क्यों फिक्स था? क्योंकि नो एक्सपेंशन ऑफ लैंड 1960 के बाद से कोई एक्सपेंशन लैंड में नहीं हुआ था। तो गांव वालों ने क्या किया कि कुछ वेस्ट लैंड, सम वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेबल लैंड। उन्होंने क्या किया कि वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया, और जैसा ही कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज इंक्रीज, जितना एरिया पे खेती होना था वो बढ़ गया। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या ऐसा विलेज पालमपुर में ऐसा पॉसिबल था कि वहाँ के फार्मर्स सेम पीस ऑफ लैंड से मोर देन वन क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे थे? तो इसका आंसर होगा यस। वहाँ के किसान इतने एबल थे ना कि सही में सेम पीस ऑफ लैंड से ना मोर देन वन क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे थे इजीली। क्या ऐसा कारण था? कुछ तो कारण हुआ होगा ना, हर किसी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा रीज़न था जिसके कारण वहाँ के किसान एबल थे कि सेम पीस ऑफ लैंड से मोर देन वन क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे थे। तो आइए देखते हैं क्या क्या कारण थे। तो यहाँ पे 3 कारण लिखा हुआ, 1 2 3 मेन कारण था जिसके कारण वहाँ के किसान इतने एबल थे ना कि ज़्यादा क्रॉप उगा रहे थे सेम पीस ऑफ लैंड से। पहला, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। भैया सिंचाई का बहुत बढ़िया व्यवस्था था वहाँ पे। देखेंगे कैसे। मल्टीपल क्रॉपिंग, ओके। मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से आया था। आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। कोई भी क्रॉप्स को अच्छे से होने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट, जो कि डेली मिलता है, और उसके अलावा किसान कीटनाशक दवाएं मतलब फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स दे ही देते हैं खेतों में। बचा क्या? पानी। अब वो तो हमको ही देना पड़ेगा ना। क्यों? रेन वाटर तो होता है ना, लेकिन रेन हर बार आए ज़रूरी तो नहीं है। इस सीजन में आ गया, अगले में नहीं आएगा, तो क्या ऐसे ही क्रॉप्स को छोड़ देंगे? नहीं ना। तो वाटरिंग करना अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे करके भी हम पानी को ना क्रॉप्स तक पहुंचाएं।
तो विलेज पालमपुर में क्या था ना कि स्टार्टिंग में तो वहाँ के किसान क्या कर रहे थे, कुएं से पानी निकालते थे और मैनुअली तरीके से खेतों में पानी पहुँचाते थे। लेकिन इनके लिए ना, ये काम करने के लिए उनको बहुत एफर्ट लगता था और पानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मतलब हर एक क्रॉप्स तक पहुंच भी नहीं पाता था। तो आगे चल के क्या हुआ, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है क्या कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी पहले आ गई थी। इसका भरपूर फ़ायदा उठाया वहाँ के फार्मर्स ने। कैसे? जो काम वो पहले कुएं से हाथ से खींच के कर रहे थे ना, अब वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ट्यूबवेल से करवा रहे थे। ट्यूबवेल से पानी निकाल के वो खेतों में आराम से पानी को क्रॉप्स तक पहुँचा रहे थे। क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, एफर्ट जो लगा रहे थे वो बहुत ज़्यादा, अब एफर्ट काफ़ी कम हो गया और रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। मतलब कम मेहनत कर रहे थे और खेतों तक पानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पहुंच भी पा रहा था। स्टार्टिंग में तो कुछ ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट इंस्टॉल करवाती है, कुछ ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। कहाँ पे? विलेज पालमपुर में, जिसका मतलब किसान भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और इसी को देख के ना आपस में कुछ किसान ग्रुप बना के डिस्कस करते कि नहीं यार, इतना ट्यूबवेल से काम नहीं चलेगा, कुछ और ट्यूबवेल्स लगाते हैं। तो उसमें से कोई एक आदमी बोलता है कि यार अभी तो गवर्नमेंट लगा के गई है, क्या फिर से लगाएगी? तो बोलते कि गवर्नमेंट से कौन पूछ रहा है, हम लोग आपस में फंड इकट्ठा करते हैं और कुछ ट्यूबवेल्स लगाते हैं, क्योंकि इससे हम लोग का बहुत फ़ायदा हो रहा था। तो बाद में जाके क्या करते हैं वहाँ किसान, ग्रुप में फंड इकट्ठा करते हैं और खुद से ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करवाते हैं। एज रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ का जो प्रोडक्शन है सडनली इंक्रीज कर जाता है। तो ये एक कारण था जिसके कारण वहाँ के किसान सेम पीस ऑफ लैंड से मोर देन वन क्रॉप्स इजीली ग्रो कर पा रहे थे। ओके, सेकेंड रीजन इज मल्टीपल क्रॉपिंग। एज द नेम सजेस्ट, मल्टीपल क्रॉपिंग, ढेर सारा फसल, ये एक कॉमन तरीका था पालमपुर में, जिसके कारण वहाँ किसान ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे थे। क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग? कहते हैं कि अगर सेम पीस ऑफ लैंड से एक साल में अगर आप एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाते हो, उसी को आप बोलते हो मल्टीपल क्रॉपिंग। वही यहाँ मैंने लिखा है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में अगर आप एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हो सेम पीस ऑफ लैंड से, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। और मल्टीपल क्रॉपिंग करते कैसे? यहाँ जैसे कि लिखा गया है, क्रॉप्स नॉर्मली बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक है आपका खरीफ क्रॉप्स, एक है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, जो कि जून जुलाई में हम लोग इसको लगाते हैं और सितंबर के आसपास में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब काट लेते हैं। एग्जाम्पल राइस, ज्वार, बाजरा। रबी क्रॉप्स क्या है, तो इसको हम लोग नवंबर दिसंबर में लगाते हैं और मार्च के आसपास में इसको भी काट लेते हैं। एग्जाम्पल वीट, ग्राम। ओके, तो इस तरीके से सीजन वाइज मतलब महीने वाइज, जून जुलाई करके फिर सितंबर ये कट गया, फिर वो लगा। तो देख रहे हो, एक ही साल में हम लोग कम से कम एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगा रहे हैं। यहाँ जून जुलाई से सितंबर तक काम चला, उसका नवंबर से लेके मार्च तक काम चला। मतलब देख रहे हो, एक ही साल में हम लोग मोर देन वन क्रॉप्स लगा रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन नॉर्मली पिछले कुछ सालों से ना 15-20 साल मतलब इसकी बात करते हैं ना विलेज पालमपुर में, तो नॉर्मली किसान इस दोनों के सीजन के बीच में एक तीसरा क्रॉप्स लगा देते थे। ओके, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा ना पोटैटो, तो पोटैटो को हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप्स भी और रबी क्रॉप्स दोनों के बीच में आता है। ये सितंबर है ना, यहाँ पे अक्टूबर के आसपास इसको लगाते हैं और ये चलते रहता है, नवंबर दिसंबर तक चलते रहता है, कटाता है। तो फिर तो इसको इसलिए दोनों के कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसे किसान तो 3 क्रॉप्स उगा पा रहे हैं। देख लो, खरीफ क्रॉप्स में मान लो राइस उगा लिए, रबी क्रॉप्स में वीट उगा लिए और बीच में पोटैटो भी क्रॉप्स ग्रो हो रहा है, बीच में पोटैटो भी तो हो रहा है। तो ऐसे तो वहाँ के फार्मर्स 3 क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे थे इजीली। तो ये एक कॉमन तरीका था जिसके कारण वहाँ के फार्मर्स मोर देन 2 क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे थे। इसके कारण भी क्या हुआ ना, विलेज पालमपुर में प्रोडक्शन सडनली काफ़ी इंक्रीज कर गया। तो ये दूसरा तरीका था जिसके कारण क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसके कारण वहाँ के किसान, विलेज पालमपुर के किसान ज़्यादा अनाज ग्रो कर पा रहे थे। ओके, नाउ थर्ड रीजन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। हम लोगों ने देखा पहला रीजन क्या था, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। दूसरा रीजन था मल्टीपल क्रॉपिंग एंड द थर्ड रीजन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड तो काफ़ी बाद में आया था। इससे पहले ना फार्मर्स ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे खेती करने के लिए। क्या था
ट्रेडिशनल मेथड, तो वहाँ पे किसान क्या करते थे, नॉर्मल सीड्स मार्केट से लेके आते थे, उसको खेतों में बोते थे आराम से, और उसमें जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे ना वो भी था नेचुरल, जैसे कि काउडंग हो गया, गाय का गोबर, वो लोग इस्तेमाल करते थे एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, जो कि इजीली उनके पास अवेलेबल होता था घर पे ही। तो ये सब चीज़ खरीदने के लिए उनको अलग से मार्केट जाना नहीं पड़ता था, ना ही एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ता था। वो गया है सीड लेके आया, नॉर्मल सा खेतों में बोए, घर में ही था क्या, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, गाय का गोबर वगैरह खेतों में डालें। उसके बाद जो ट्रेडिशनल सीड्स था ना उसको चाहिए था सब, मतलब थोड़ा सा अगर कम पानी भी रहेगा ना तो भी काम चल जाएगा उसका, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं ना कि ट्रेडिशनल सीड्स का पानी का रिक्वायरमेंट कम था थोड़ा सा। तो पहले के टाइम में ना यही ट्रेडिशनल मेथड खेती का यूज़ होता था फार्मर्स के द्वारा, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड तो काफ़ी बाद में आया। कब आया, देखो 1960 के लास्ट में ना एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग हरित क्रांति। अच्छा, कौन लेके आया था, तो एक आदमी थे जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के पिता कहा जाता है इनको। यही वो आदमी थे जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, ठीक है। ये तो होगा कि इंट्रोड्यूस इंडिया में कौन किया था। अब है बात कि क्यों आया, क्यों था ये, कोई तो इसका काम होगा ना आने का। यस, तो इसका एक काम था कि क्या, कि टू इनकरेज द फार्मर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड बीट यूजिंग HYV सीड, मतलब कि किसान को क्या करे, प्रोत्साहित करे, क्या करने के लिए, चावल और गेहूं का खेती करने के लिए। वो तो लोग पहले भी कर रहे थे, बट यहाँ पे वीट और राइस का कल्टीवेशन करना है, बट कैसे, यूजिंग HYV सीड, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड। इसके हेल्प से वो चाहते थे कि क्या करें, यहाँ के फार्मर्स यूज करें, मतलब इस्तेमाल करें इसका, और क्या करें, राइस और वीट का कल्टीवेशन करें। अच्छा, ये क्या था HYV सीड, ये क्यों आया। सबसे पहला बात देखो, HYV का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था ना कि ये ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस करता था सिंगल प्लांट से। नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेडिशनल सीड है, उसका एक प्लांट ले लो, सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, वहां पे एक पेड़ से मान लो 20 ग्रेन्स निकले, अनाज के दाने निकले, ओके। वहीं ट्रेडिशनल अगर HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के प्लांट से तुमको मिलेंगे 50 ग्रेन्स के अप्रॉक्स में। तो इसीलिए इसका यूज किया गया क्योंकि ये ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस करता था सिंगल प्लांट से, ओके ओके। इसके बाद यहां पे यूज करते थे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे कि देखो ट्रेडिशनल सीड्स में और HYV सीड्स में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल सीड्स नॉर्मली लोग, मतलब नॉर्मली आराम से कहीं भी मिल जाता था, सस्ते दामों में मिल जाता था, ठीक है। ये थोड़ा सा महंगा आता था, पहला रीजन, पहला डिफरेंस। सेकेंड, ट्रेडिशनल सीड में हम लोग इस्तेमाल करते थे नेचुरल फर्टिलाइजर्स, जो किसानों के घर में इजीली अवेलेबल हो जाते थे या होते थे। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, HYV में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्ट्स, ओके। ट्रेडिशनल सीड्स में अगर पानी कम भी हो ना तो भी काम चल जाता, मतलब उसमें कह सकते थे कि उसमें क्रॉप्स का रिक्वायरमेंट, पानी का ना रिक्वायरमेंट उस क्रॉप्स को कम था, ओके। बट अगर तुम मॉडर्न फार्मिंग मेथड से कल्टीवेशन कर रहे हो ना तो तुमको क्या चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा चाहिए पानी। तुम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि अगर आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड इस्तेमाल करना है यूजिंग HYV सीड से, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पहला केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, दूसरा गुड अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए क्रॉप्स के पास, तभी जाके ये बेटर रिजल्ट शो कर पाएगा, मतलब ज़्यादा ग्रेन्स दे पाएगा, ओके। तो अगर हम बात करते हैं ना तो सबसे पहले नॉर्मली ऐसा कहा जाता है ना कि जो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स थे ना, उन्होंने सबसे पहले इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल किया। अच्छा, पंजाब हरियाणा के फार्मर्स ने क्यों किया भाई, उनके पास ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं था, मतलब बाकी अदर स्टेट्स में नहीं था, कहने का मतलब ये है।
सबसे पहली बात, वहाँ पे ना पंजाब और हरियाणा में वेल सिस्टम ऑफ इरिगेशन था। कहने का मतलब ये कि उन लोगों के पास, अधिकतर वहाँ के किसानों के पास ट्यूबवेल्स था, जिसके कारण पानी का झंझट ही खत्म, मतलब आराम से एकदम भर भर के पानी क्रॉप्स तक वो लोग पहुँचा सकते थे। और भैया इसको यही चाहिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए क्रॉप्स को, जो कि पंजाब और हरियाणा के किसान दे रहे थे। दूसरा, उनके पास अच्छा स्टोरेज था, किसका, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, तो आराम से वो लोग यूज़ कर रहे थे। इन सब के अलावा ना उनके पास, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के पास क्या थे, बहुत सारे मशीनरी थी, जैसे कि उनके पास ट्रैक्टर था, उसमें लगा हुआ था सीड ड्रिल्स हो गया, प्लाफिंग हो गया, जिससे कारण भी सीड बोते थे, उसके बाद हार्वेस्टर था उनके पास, तो ज़्यादा अनाज हो गया तो उनको काटने में भी आसानी होता था, क्योंकि उनके पास बहुत सारी मशीनें थी। तो ये सब कुछ कारण था ना, जिसके लिए पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ने सबसे पहले क्या किया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाया, और उनका रिस्पॉन्स काफ़ी, उनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहा। उनके पास ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए यूजिंग HYV सीड्स। ओके, ये तो था पंजाब हरियाणा के बाद। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं पालमपुर के बारे में, तो पालमपुर में ऐसा क्या था, तो पालमपुर के किसान ने भी HYV मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड से कल्टीवेशन स्टार्ट किया, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला उनको। रिजल्ट कुछ ऐसा था कि जो 1300 kg एक हेक्टेयर में ग्रो कर पा रहा था ना, वो सडे 1300 kg से 3200 kg तक हो गया। मतलब जो पहले ना 1300 kg पर हेक्टेयर ग्रो हो रहा था ना, सडनली कितना हो गया, 3200 kg पर हेक्टेयर, इतना हो गया। सडन चेंज, देखो कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, किसके कारण, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के कारण। और 1 हेक्टेयर में कितना एरिया होता है, 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया। तो सोचो पहले कहाँ हम लोग 1300 kg एक हेक्टेयर में ग्रो कर पा रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मतलब वहाँ किसानों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड अप्लाई किया ना, 1300 से कितना चले गए, 3200 kg चले गए। तो सडन चेंज आया, इतना ज़्यादा मेरा मतलब उस गांव का प्रोडक्शन बढ़ गया, जस्ट बिकॉज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो ये कुछ 3 रीज़न थे जिसके कारण विलेज पालमपुर के किसान ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे थे सेम पीस ऑफ लैंड से। अच्छा, ये तो था कि चलो कैसे वहाँ के किसान ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे। एक बात और बताओ यार, कि अगर इतना सारा क्रॉप्स ग्रो कर लिए तो करेंगे क्या, वो इतना ज़्यादा क्रॉप्स उगा लिए, ग्रो कर लिए, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, खाएंगे और क्या नहीं। अगर देखो वहाँ के फार्मर्स के पास अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप्स आएगा तो क्या करेंगे, कुछ हिस्सा वो रख लेंगे जितना वो अपने फैमिली को आराम से फीड कर पाए, मतलब जितना उनके फैमिली का कंजम्पशन था वो रख लेंगे, और जितना एक्स्ट्रा सरप्लस बच जाता था ना वो जाके रायगंज वाले मार्केट में बेच देते थे। तो जितना क्रॉप्स इनके पास सरप्लस होगा, ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा ये मार्केट में बेचेंगे, जितना ज़्यादा ये मार्केट में बेचेंगे उतना ज़्यादा इनको मिलेगा पैसा, और जितना प्रॉफिट इनको होगा, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही अच्छा होगा। तो ये कुछ रीज़न थे जिसके कारण पालमपुर में क्या हुआ, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया था और किसानों को काफ़ी प्रॉफिट होने लगा था। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, इफ यू हैव एनी कमेंट और एनी सजेशन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।